अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो लेक्चर में हम एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जो है या एटम्स के डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। अब मैं ये सारे मॉडल्स जो है आपको वन बाय वन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला मॉडल था सॉलिड स्फीयर बॉल, जो कि डाल्टन ने पेश किया था, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था कि ये हमारा मेरा जो मॉडल है वो उसके मुताबिक एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उसको मजीद और छोटा नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। इसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई तो उससे ये मालूम हुआ कि एटम अब इंडिविजिबल नहीं है, एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है क्योंकि इसके अंदर भी और छोटे पार्टिकल मौजूद है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मॉडल आता है जिस मॉडल को हम क्या कहते हैं, जे जे थॉम्सन मॉडल भी कहते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, हर तरफ फैला हुआ है। ये थॉम्सन का ये सोचना था कि जो अ, उसने तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था ना, तो वो ये सोच रहा था कि एटम जो होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उनको बैलेंस करने वाला क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और वो कहता है कि वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं या एम्बेडेड होते हैं। तो आप देख सकते हो इस मॉडल के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरा रेड जो एरिया है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर ये जो डॉट्स हैं, ये वाइट डॉट्स जिनके ऊपर मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिसके अंदर क्या है, मौजूद है। सही है। इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर मॉडल, जो कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रेजेंट किया था। तो इस मॉडल में आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर में, पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस जो जो क्या है वो सेंटर में है हमारे पास, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके इर्द गिर्द क्या है, सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व हो रहे हैं या क्या है, गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेनेटरी मॉडल, जो कि बोर ने क्या किया था, प्रेजेंट किया था। इस प्लेनेटरी मॉडल में आप देख सकते हो कि सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसमें ये जो रेड आपको नजर आ रहे हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में आपको ऑलरेडी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर टू सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है जिनको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये शेल्स है, शेल्स के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल है ये बोर एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। इसके बाद ये जो मॉडल है इसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल कहते हैं, जिसको इजाद किया था अरविंद स्क्रोडेंजर, ठीक है। अरविंद स्क्रोडेंजर एक साइंसदान था जिसने वेव मैकेनिकल मॉडल को 1926 में क्या किया था, इजाद किया था। जिसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये वो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, जिनके अंदर आपके पास क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मौजूद है। यानी हमारे पास ये वो बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी पाया जा सकता है, यानी जिनके अंदर ये जो दो बाउंड्रीज हैं इनके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला सबशेल है 1s, दूसरा है 2s। तो ये 1s है, 1s के अंदर हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन इसी बाउंड्री के अंदर कहीं ना कहीं पे मौजूद होंगे। ये हमारे पास 2s है, तो 2s के अंदर हमारे पास जो और दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी बाउंड्री के अंदर कहीं ना कहीं पे मौजूद रहेंगे, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी या पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल, जो कि सबसे लेटेस्ट मॉडल है आज तक, ठीक, और सबसे माना जाने वाला मॉडल है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं, हम मैटर से स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले मैटर के बारे में जो फर्स्ट थ्योरी पेश की थी वो किसने की थी। उनका नाम था एम्फीडोगलस, ठीक है। तो एम्फीडोगलस 450 बीसी में क्या करता है, मैटर के बारे में सबसे फर्स्ट थ्योरी क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें वो क्या कहता है कि जितना भी मैटर है वो कंपोज करता है फोर तरह के एलिमेंट्स के ऊपर। वो फोर तरह के एलिमेंट्स कौन कौन से थे, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, ठीक है। देखिए ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये आपको मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रहा हूँ कि एटम के मॉडल की तरफ जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, ये एटम किस तरह आया था, किन किन साइंटिस्ट ने या फिलोसफर्स ने इनके ऊपर काम किया था, इनके ऊपर सोचा था, और उसके बाद हमारे पास एटम डिस्कवर हुआ और एटम के डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम किया गया। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड जो है एटम का वो क्या करता हूँ,
आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो एम्पीडोक्लस पहला जो ग्रीक फिलोसोफर था वो क्या करता है, वो मैटर के बारे में फर्स्ट थ्योरी क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें वो कहता है कि सारा का सारा मैटर जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो असल में क्या है, वो कंपोज करता है 4 तरह के एलिमेंट्स के ऊपर, जो कि हैं अर्थ, एयर, फायर और वाटर, ठीक है। उसके बाद डेमोक्राटस और ल्यूसिफस, हमारे पास ये दो ग्रीक फिलोसफर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये भी मैटर के ऊपर जो है अपनी राय दे देते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि मैटर जो है ये बने होते हैं बहुत ही छोटे और इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से, जिनको एटॉमस का नाम दिया गया। एटॉमस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको आप मजीद छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ऐसी चीज जो पहले से इतनी छोटी हो कि उसको आप मजीद और छोटा नहीं कर सकते। इस वजह से ग्रीक में एटॉमस का मतलब भी इनडिविजिबल होता है, ठीक है। एटॉमस मीन्स ऐसी चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिमोक्राटस जो है उसका मानना था कि अगर हम किसी चीज को तोड़ते जाएं, ठीक है, छोटा करते जाएं, तो एक स्टेप ऐसा आ जाएगा कि आपके पास इतनी वो चीज जो है वो छोटी हो जाएगी कि उसको मजीद आप छोटा नहीं कर पाओगे, और उस छोटी चीज को उसने एटॉमस का नाम दिया, जो कि आजकल हम उसके लिए जो मॉडर्न वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो है एटम, ठीक है। आज हम उसको एटम कहते हैं आजकल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जॉन डाल्टन एक साइंसदान आता है 1803 में, ठीक है। 1803 में जॉन डाल्टन एक साइंसदान आता है, ठीक है, जो कि कहता है कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो होते हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी एटम को आप क्या कर सकते हो, उसको तबाह नहीं कर सकते हम, ठीक है, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मैं सिखा चुका हूँ इससे पहले वीडियोस में, ठीक है। और तमाम के तमाम एटम जो होते हैं किसी एक ही एलिमेंट के अंदर वो एक जैसे होते हैं, और इसने ये भी कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो होल नंबर रेशो में क्या करते हैं, कंबाइन होकर कंपाउंड्स को भी क्या करते हैं, तैयार करते रहते हैं। तो ये कुछ बातें जॉन डाल्टन ने भी क्या की थी, कही थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें कि हमारे पास एक मैटर है, ठीक है। इमेजिन कर ले एक क्यूब क्या है, एक मैटर है। तो इस क्यूब में ये जो छोटे क्यूब्स हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे क्यूब्स आपको नजर आ रहे होंगे। तो इस क्यूब के अंदर ये एक छोटा क्यूब क्या है, इमेजिन कर ले एक एटम है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे देखें छोटे छोटे क्यूब्स मीन्स के छोटे छोटे एटम्स जो है वो कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, इस क्यूब को बना रहे हैं, ठीक है। देखें एंशियंट टाइम जो था उसमें एटम के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नज़रिए थे लोगों के, ठीक है। वो सोचते थे कि एटम जो है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो असल में या तो पिरामिड की तरह है, या फिर ये इस इनका शेप क्यूब की तरह है, ठीक है। इसलिए मैं ये आपको क्यूब जो है ये दिखा रहा हूँ, ताकि जो एंशियंट टाइम में जिनकी ये सोच थी, तो अभी तो गलत हो गए, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हम जिसका इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम एटम्स को ऑलरेडी देख चुके हैं कि एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो ये कंफर्म हो गया है कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है कि इमेजिन कर लें कि ये एक मैटर है, ठीक है। और मैटर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। तो मैं आपको इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये एक एटम है, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसमें एक एक छोटा क्यूब जो है ये क्या है, एटम है। और ये एटम्स देखें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये क्या है, एक बहुत बड़ा क्यूब बना रहे हैं, और ये क्यूब क्या है, मैटर है। देखें आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें मौजूद है उनका हम मैटर कहते हैं, ठीक है। अब सारा जो मैटर पड़ा हुआ है ये किस चीज से बना है, ये आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिनको हम एटम्स कहते हैं, जो हमें नजर नहीं आते, ठीक है। यानी आप अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते, या जो आम माइक्रोस्कोप्स है उनका यूज करके आप उनको नहीं देख सकते, क्योंकि विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो इतना इतना बड़ा होता है कि आप उसके साथ अगर उस वेवलेंथ का यूज करके आप एटम को देखना चाहो तो एटम को आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि एटम को देखने के लिए एक ऐसी वेवलेंथ की जरूरत होती है जो कि एटम से क्या हो, उस वेव की वेवलेंथ जो हो वो कम हो, ठीक है। तो ऐसा ये एटम को देखना तब पॉसिबल है जब आप ऐसी लाइट को यूज करो जिसकी वेवलेंथ जो हो वो क्या हो, वो एटम के साइज से कम हो, ठीक है। जो विजिबल लाइट होता है उसकी वेवलेंथ एटम के मुकाबले में 10 गुना बड़ा होता है, ठीक है। यानी विजिबल लाइट की वेवलेंथ
10 टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है, लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम, ठीक है? इसलिए विज़िबल लाइट के साथ आप क्या कर सकते हो, आप एटम को नहीं देख सकते, सही है? तो जब बाद में क्या हुआ, जब एक्स-रे को क्या किया, इजाद किया गया, तो उसके बाद साइंटिस्ट जो थे वो इस काबिल हो गए कि वो क्या कर सकते थे, एटम्स को देख सकते थे, क्योंकि एक्स-रेज़ की जो वेवलेंथ थी वो इतनी शॉर्ट थी कि उसके साथ आप एटम को क्या कर सकते हो, ईज़िली देख सकते हो। क्लियर है? ये देखें, ये हमारे पास जो जॉन डाल्टन डाल्टन था, ठीक है, जिसने एटम का मॉडल पेश किया था, अपना एटॉमिक मॉडल जो पेश किया था, वो कहता था कि एटम जो होता है वो सॉलिड स्फीयर की तरह होता है, या उसने एटम को सॉलिड बिलियर्ड बॉल भी कहा था, ठीक है? यहाँ पे बोर्ड पे भी मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। वो अपने एटॉमिक मॉडल को सॉलिड स्फीयर बॉल या सॉलिड बिलियर्ड बॉल कहा करता था। ये और सॉलिड का मतलब है, वो कहता है कि ये इंतहाई छोटा होता है और इनडिविजिबल होता है, ठीक है? यानी उसने कहा कि एटम इतना छोटा होता है कि उसको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन बाद में जब थॉमसन जो था, जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया, तो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करते ही उसने इस चीज को गलत साबित किया कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एटम से छोटे पार्टिकल है। तो इसका मतलब है कि एटम एटम के अंदर भी हमारे पास और छोटे पार्टिकल है, इसका मतलब एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं रहा, इसका मतलब एटम जो है वो डिविजिबल है, यानी एटम के अंदर भी हमारे पास छोटे पार्टिकल मौजूद है। जैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, तो उससे अंदाजा हुआ कि हमारे पास एटम जो होता है वो इंडिविजिबल नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास और भी छोटे पार्टिकल मौजूद है, जिनको आजकल हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है? अच्छा, तो थॉमसन ने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। वो कहता है कि मेरे एटॉमिक मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो असल में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, यानी मौजूद रहते हैं, ठीक है? तो ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये रेड क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इसके अंदर आपके पास क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एम्बेडेड है, यानी मौजूद है, ठीक है? देखो, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल जो था, ठीक है, इसको गलत साबित करने वाला जो साइंटिस्ट था, वो था रदरफोर्ड, जिसने 1911 में जब फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट से ये अंदाजा हुआ कि असल में हमारे पास किसी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो असल में सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हमने बाद में न्यूक्लियस का नाम भी दिया, ठीक है? तो वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास पहले एटॉमिक मॉडल में, जिसको सॉलिड स्फीयर बॉल या सॉलिड बिलियर्ड बॉल कहा जा रहा है, जिसको डाल्टन ने प्रेजेंट किया था, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह की कुछ बात नहीं की गई है, ठीक है? सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, तो उसके बाद थॉमसन ने क्या किया, उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है स्फीयर के अंदर, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो इसके अंदर मौजूद रहता है, ठीक है? इसके अंदर स्कैटर्ड होते हैं। और उसके बाद रदरफोर्ड क्या कहता है कि एटॉमिक मॉडल में हमारे पास क्या होता है कि जब उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, उस पर भी हम बात करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्यों कह रहा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं या घूमते रहते हैं, ठीक है? इसके बाद 1911 के बाद ये रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है बोहर, नील बोहर। अच्छा, बोहर क्या करता है, वो 1913 में अपना एक मॉडल पेश करता है एटम का, जिसको प्लेनेटरी मॉडल कहता है, जिसमें वो कहता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इस तरह घूमते हैं जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है? तो उसने अपने एटॉमिक मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा था, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, ये रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ फ्लॉस थे, कुछ खामियां थी, जिनकी वजह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, ठीक? वो भी
टाइम के साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा। जब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को क्यों रिजेक्ट किया गया था। ठीक है? अच्छा, बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो बहुत टाइम तक इसको माना जा रहा था, ठीक है? और अभी भी जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है? बोर एटॉमिक मॉडल को क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड करवाया जाता है और लड़के इसको अच्छी तरह समझ भी लेते हैं, ठीक है? देखिए नील बोहर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसके बाद आजकल हमारे पास जो सबसे रियलिस्टिक मॉडल है मौजूदा ज़माने में, वो है वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है? और इसको 1926 में क्या किया गया था, इसको इजाद किया गया था। इसमें आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ख़ास बाउंड्री के अंदर, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, उसके अंदर मौजूद रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द क्लाउड की फॉर्म में क्या करते हैं, मौजूद रहते हैं। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल भी कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरह की खास बाउंड्री होती है जहाँ पे वो मौजूद होता है, ठीक है? उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये इस मॉडल में आपको एज्यूम होगा, आपको पता चलेगा कि इसमें ऑर्बिटल्स की बात की गई है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो असल में ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल एक ऐसी बाउंड्री को कहा जाता है, 3D बाउंड्री को कहा जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है? यानी इसका मतलब है कि इस मॉडल से हमें अंदाज़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इतनी हाई स्पीड के साथ क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द घूमता रहता है कि जिसकी पोज़ीशन को हम क्या कर सकते हैं, मालूम नहीं कर सकते। यानी उसकी पोज़ीशन जो होती है फिक्स नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस के यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद ये जो बाउंड्री है या शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, आप नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम कहीं पे भी ये हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द क्या होता है, हर जगह मौजूद हो सकता है। वो जब आप क्या करते हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप जब पढ़ोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी पोजीशन फिक्स क्यों नहीं होती और ठीक है, हम उसको उसकी पोजीशन को मालूम क्यों नहीं कर सकते, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज़ के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।